आज हम इस पॉडकास्ट में भारतीय लोकतंत्र में सरकारी संस्थानों के कामकाज के बारे में समझेंगे। बिल्कुल। सोचिए, सरकार कोई बड़ा फैसला कैसे लेती है। क्या कोई एक ऑफिसर एक कागज पर साइन करके करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है? या इसके पीछे एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक जटिल सिस्टम काम करता है। हाँ, और आज हम इसी सिस्टम की गहराई में उतरेंगे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिस्टम बहुत धीमा है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आज हम देखेंगे कि जो देरी और टकराव है ना, ये सिस्टम की खराबी नहीं बल्कि शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मतलब एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म। एग्जैक्टली, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। और इसे समझने के लिए हम कोई किताबी थ्योरी नहीं बल्कि एक असली कहानी का सहारा लेंगी। ये कहानी है एक सरकारी आदेश की जिसने 1990 में पूरे देश में जैसे आग लगा दी थी। हम बात कर रहे हैं मंडल कमीशन की। बिल्कुल। और इसी एक कहानी के जरिए हम सरकार के उन 3 बड़े स्तंभों को समझेंगे जिनके नाम हम सबने सुने हैं। विधायिका यानी लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। और हम देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करते हैं, कैसे आपस में टकराते हैं और कैसे मिलकर देश को चलाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं 13 अगस्त 1990 की तारीख पर। उस दिन भारत सरकार की एक विभाग से एक चिट्ठी निकलती है, एक ऑफिस मेमोरेंडम। OM नंबर 306-123-1990-SCT। सुनने में तो बस एक नंबर लगता है। हाँ, देखने में भी एक मामूली सा सर्कुलर था, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। बिल्कुल। उस एक पन्ने ने ऐलान किया कि अब से केंद्र सरकार की सभी नौकरियों में 27% सीटें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के लिए आरक्षित होंगी। इससे पहले तक तो आरक्षण सिर्फ SC और ST के लिए था। हाँ, अब ये एक तीसरी कैटेगरी भी जोड़ दी गई थी। एक पल के लिए सोचें तो ये कितना अजीब लगता है। एक अफसर के दस्तखत से देश में इतना बड़ा बदलाव। जाहिर है वो सिर्फ एक मोहरा थे, असली फैसला तो कहीं और बहुत ऊपर लिया गया होगा। बिल्कुल, वो दस्तखत तो उस आइसबर्ग का सिरा था जो दशकों से पानी के नीचे बन रहा था। इसकी कहानी शुरू होती है 1979 से। उस वक्त मोरारजी देसाई की सरकार थी। उन्होंने कमीशन बनाया था, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके अध्यक्ष थे BP मंडल। हाँ, और इसीलिए ये मंडल कमीशन के नाम से मशहूर हुआ, जिसका काम था भारत में पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उनकी भलाई के लिए कुछ सुझाव देना। सही। 1980 ने कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उसमें कई सिफारिशें थीं, पर सबसे बड़ी थी सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद कुछ हुआ नहीं। कुछ नहीं, सालों तक वो ठंडे बस्ते में पड़ी रही। संसद में उस पर बहसें होती थीं, राजनीतिक दल बयान देते थे, पर कोई सरकार उसे लागू करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर आया 1989 का लोकसभा चुनाव। हाँ, और VP सिंह की जनता दल पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में एक बड़ा वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करेंगे। और वो चुनाव जीते भी, VP सिंह प्रधानमंत्री बने। अब वादे को निभाने का वक्त था। तो प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्रपति ने संसद में अपने अभिभाषण में सरकार की इस मंशा का जिक्र किया। फिर 6 अगस्त 1990 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें रिपोर्ट लागू करने का औपचारिक फैसला ले लिया गया। अगले ही दिन प्रधानमंत्री VP सिंह ने संसद के दोनों सदनों को इस फैसले के बारे में बताया। इसके बाद ये फैसला संबंधित मंत्रालय को भेजा गया होगा। हाँ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को। वहां अधिकारियों ने ऑर्डर का ड्राफ्ट तैयार किया, मंत्री की मंजूरी ली और 13 अगस्त 1990 को वो ऐतिहासिक आदेश जारी हो गया। तो देखिए, वो एक पन्ने का आदेश असल में सालों की बहस, एक कमीशन की रिपोर्ट, चुनावी वादे और कैबिनेट की मीटिंग का नतीजा था। लेकिन कहानी तो अब शुरू होनी थी। उस आदेश के आते ही देश में भूचाल आ गया। ये उस वक्त का सबसे बड़ा और सबसे विवादित मुद्दा बन गया। देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए और उनके जवाब में जवाबी प्रदर्शन भी हुए। कई जगह तो हिंसा भी हुई। समाज एकदम 2 ध्रुवों में बंट गया था। बिल्कुल। एक तरफ वो लोग थे जिनका मानना था कि भारत में जातियों के बीच जो हजारों साल की असमानता है, उसे दूर करने के लिए आरक्षण जरूरी है। इससे उन लोगों को सरकारी नौकरियों में मौका मिलेगा जिन्हें अब तक सिस्टम से बाहर रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ के लोगों का तर्क था कि ये बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे उन युवाओं का हक मारा जाएगा जो पिछड़े वर्ग से नहीं है, भले ही वो ज्यादा काबिल क्यों ना हो। उन्हें लगा कि इससे समाज में जातिवाद और बढ़ेगा। जब विवाद इतना बढ़ गया, सड़क से लेकर संसद तक हंगामा होने लगा, तब इस झगड़े को सुलझाने के लिए कौन आगे आया?
हमारी कहानी का तीसरा और सबसे अहम किरदार न्यायपालिका। हाँ, द जुडिशरी। इस सरकारी आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ढेरों याचिकाएं दायर की गईं। और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी केस को एक साथ जोड़ दिया। और ये केस भारतीय कानून के इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण केस बना, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ मामला। इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे सीनियर जजों की बेंच बैठी। महीनों तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं और आखिरकार 1992 में कोर्ट ने बहुमत से फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? कोर्ट ने कहा कि सरकार का 27% आरक्षण देने का आदेश संवैधानिक रूप से वैध है। अच्छा, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था। यही इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही तो ठहराया, पर साथ में एक शर्त भी जोड़ दी। कोर्ट ने कहा कि पिछड़े वर्गों में जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं, यानी क्रीमी लेयर, उन्हें इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए। ये न्यायपालिका का संतुलन साधने वाला एक कमाल का फैसला था। बिल्कुल। सरकार ने कोर्ट की बात मानी, अपने आदेश में क्रीमी लेयर का प्रावधान जोड़ा और 8 सितंबर 1993 को एक नया ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया। और इस तरह ये बड़ा विवाद एक अंजाम तक पहुंचा। सही। ये कहानी सिर्फ एक सरकारी आदेश की नहीं है, ये दिखाती है कि हमारा लोकतंत्र कैसे डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट ने फैसला लिया, ये है हमारी राजनीतिक कार्यपालिका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और सरकारी अफसरों ने उस फैसले को जमीन पर उतारा, ये है स्थायी कार्यपालिका। परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और जब उस फैसले पर विवाद हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सुलझाया, ये है न्यायपालिका, जुडिशियरी। ये तीनों मिलकर ही सरकार चलाते हैं। लेकिन एक अहम खिलाड़ी अभी भी बाकी है, संसद। सही सवाल। मंडल मामले में फैसला तो सीधे संसद में वोटिंग से नहीं हुआ, तो फिर संसद की जरूरत ही क्या है? यहीं पर हमें संसद का असली रोल समझना होगा। ये मत भूलिए कि सालों तक इसी संसद में मंडल रिपोर्ट पर बहस होती रही थी। उन बहसों ने ही एक राजनीतिक माहौल बनाया और सरकार पर उसे लागू करने का दबाव डाला। ये बात भी सही है। अगर लोकसभा में सरकार के पास बहुमत का समर्थन नहीं होता तो वो इतना बड़ा कदम उठा ही नहीं सकती थी। तो ये हमें संसद के सबसे बड़े काम पर लाता है। ये बहस और चर्चा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच है। लेकिन इसके और भी काम है। सबसे बड़ा काम तो है कानून बनाना। देश का कोई भी कानून संसद की मंजूरी के बिना नहीं बन सकता। इसीलिए तो इसे विधायिका कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा, सरकार पर कंट्रोल रखना। भारत में सरकार तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो। सांसद सवाल पूछकर, प्रस्ताव लाकर सरकार को हमेशा जवाबदेह बनाए रखते हैं। और तीसरा, पैसे पर कंट्रोल। सरकार अपनी मर्जी से जनता का 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकती। उसे हर साल संसद से बजट पास करवाना पड़ता है। अच्छा, यहाँ एक बात और। हमारे यहाँ संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, और अक्सर लोगों को लगता है कि राज्यसभा उच्च सदन है तो वो ज्यादा ताकतवर होगी। पर असल में ज्यादातर मामलों में लोकसभा का पलड़ा भारी है। वो कैसे? पहली बात, किसी सामान्य बिल पर अगर दोनों में मतभेद हो तो एक जॉइंट सेशन बुलाया जाता है। और क्योंकि लोकसभा के सदस्य ज्यादा होते हैं तो जाहिर है कि फैसला उन्हीं के पक्ष में जाता है। अच्छा। दूसरी और सबसे जरूरी बात, पैसे से जुड़े मामलों यानी मनी बिल पर सारी ताकत लोकसभा के पास है। राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है, पर खारिज नहीं कर सकती। और सबसे बड़ा हथियार, सरकार को गिराने की ताकत, अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अगर वो पास हो गया तो प्रधानमंत्री समेत पूरी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल। वैसे ये तो सरकार की संस्थाओं की बात हुई। हमारे सुनने वालों से एक सवाल है, क्या कोई अपने स्कूल में काम करने वाली ऐसी ही कुछ संस्थाओं के नाम बता सकता है, जैसे प्रिंसिपल का ऑफिस या स्टूडेंट काउंसिल? सोचिए और अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, तो संसद कानून बनाती है और सरकार पर नजर रखती है, लेकिन कानून तो सिर्फ कागज पर होता है, उसे जमीन पर उतारने का काम कौन करता है? यहाँ आती है हमारी कहानी की दूसरी बड़ी प्लेयर, कार्यपालिका यानी द एग्जीक्यूटिव। और कार्यपालिका में 2 तरह के लोग होते हैं, है ना? हाँ, एक जिन्हें हम राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, यानी प्रधानमंत्री और उनके मंत्री। ये वो लोग हैं जिन्हें जनता एक तय समय के लिए चुनती है। और दूसरे हैं स्थायी कार्यपालिका, यानी हमारे सिविल सर्वेंट्स, नौकरशाह, जैसे IAS, IPS अफसर। सही। ये परीक्षा पास करके आते हैं और लंबे समय तक नौकरी में रहते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, पर ये सिस्टम को चलाते रहते हैं। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक मंत्री
जो शायद अपने विषय का एक्सपर्ट ना हो, वो एक बेहद पढ़े लिखे और अनुभवी आईएएस सेक्रेटरी से ज्यादा ताकतवर क्यों होता है? अंतिम फैसला मंत्री का ही क्यों माना जाता है? इसका जवाब लोकतंत्र की आत्मा में छिपा है, क्योंकि लोकतंत्र में असली बॉस तो आखिर में जनता ही होती है। और मंत्री जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है। बिल्कुल, उसे हर 5 साल में अपने कामों का हिसाब देने के लिए जनता के बीच जाना पड़ता है। एक्सपर्ट अफसर सलाह दे सकता है, फैसले के नफा नुकसान बता सकता है, लेकिन समाज के लिए क्या सही है, ये बड़ा फैसला लेने का अधिकार जनता के प्रतिनिधि को ही दिया गया है। सही कहा। और इन प्रतिनिधियों में सबसे शक्तिशाली है प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर प्रधानमंत्री अपनी टीम चुनते हैं, यानी मंत्रिपरिषद। इस बड़ी टीम में सबसे अहम होते हैं कैबिनेट मंत्री। ये वो कोर ग्रुप है जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर देश के सबसे बड़े फैसले लेता है, जैसा हमने मंडल कमीशन के मामले में देखा। बाकी मंत्री उनकी मदद करते हैं या छोटे मंत्रालयों को संभालते हैं। अब आते हैं राष्ट्रपति पर। अगर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट होता है। और हमारे सिस्टम में राष्ट्रपति की भूमिका ब्रिटेन की महारानी की तरह ज्यादातर औपचारिक है। हाँ। देश के सारे काम, सारे कानून, सारी बड़ी नियुक्तियां सब राष्ट्रपति के नाम पर ही होती हैं। हाँ। पर असल में वो इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही करते हैं। लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी ताकत तब आती है जब किसी चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। हाँ, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल करके तय करते हैं कि सरकार बनाने के लिए किसे बुलाना है, जो सदन में अपना बहुमत साबित कर सके। और यहाँ एक और सवाल हमारे श्रोताओं के लिए। अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य बनने का मौका मिले, तो आप क्या चुनेंगे और क्यों? अपना कारण कमेंट्स में शेयर करें। अच्छा सवाल है। और अंत में हम फिर से उसी संस्था पर आते हैं जिसने मंडल विवाद में शांतिदूत की भूमिका निभाई, हमारी न्यायपालिका। सोचिए, अगर हमारे पास एक आजाद और ताकतवर न्यायपालिका नहीं होती, तो मंडल जैसे विवाद का क्या होता? शायद वो कभी सुलझता ही नहीं और समाज में कड़वाहट बढ़ती जाती। न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत उसकी आजादी है। वो सरकार के दबाव में काम नहीं करती और उसके पास 2 बहुत बड़े हथियार हैं। पहला है न्यायिक समीक्षा, यानी जुडिशियल रिव्यू। हाँ, यानी सुप्रीम कोर्ट संसद के बनाए किसी भी कानून को या सरकार के किसी भी आदेश को रद्द कर सकती है अगर वो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हो। और दूसरा वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षक है। बिल्कुल, अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि सरकार उसके अधिकारों का हनन कर रही है, तो वो सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। इसी भरोसे की वजह से न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता है। तो आज हमने देखा कि सरकार चलाना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। इन संस्थाओं का एक जटिल बांस है। कैबिनेट फैसला लेती है, नौकरशाही उसे लागू करती है, संसद उस पर बहस और निगरानी करती है, जनता उस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है, और अगर कोई विवाद हो तो न्यायपालिका उसे सुलझाती है। और इस प्रक्रिया में जो देरी होती है, जो बहस होती है, वो कोई कमी नहीं है, वो इस सिस्टम का डिजाइन है। एक सेफ्टी फीचर जो देश को किसी एक व्यक्ति या संस्था की मनमानी से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि बड़े फैसले सोच समझकर सबकी राय लेकर ही लिए जाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब जाने से पहले श्रोताओं के लिए कुछ सवाल हैं जिन पर हम उन्हें सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। हाँ, जरूर। पहला, मंडल कमीशन की कहानी जानने के बाद क्या लगता है आरक्षण जैसे बड़े नीतिगत फैसले लेना कितना मुश्किल होता होगा और क्यों? दूसरा, हमने देखा कि एक फैसले पर कितना विवाद हुआ। लोकतंत्र में क्या बेहतर है, फैसले जल्दी लिए जाएं या सबसे चर्चा करके भले ही उसमें बहुत देर लगे? तीसरा, संसद में जो घंटों बहस होती है, जिसे देखकर कई बार लगता है कि ये सिर्फ समय की बर्बादी है, क्या उसका वाकई कोई फायदा है? और चौथा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में से देश को चलाने में किसकी भूमिका ज्यादा अहम है और आपको ऐसा क्यों लगता है? और एक आखिरी सवाल, अगर इन 3 स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका इसे किसी एक का हिस्सा बनने का मौका मिले, तो आप क्या बनना पसंद करेंगे? एक सांसद, एक आईएएस अफसर या एक जज, और क्यों? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आपको ये समझने में मदद मिली होगी कि हमारी सरकार की मशीनरी असल में काम कैसे करती है। ये जटिल जरूर है, पर शायद इसी जटिलता में इसकी खूबसूरती छिपी है। बिल्कुल। पढ़ाई करते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते रहिए। आप ही इस देश का भविष्य है। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए ड्रोना चैनल से जुड़े रहें। शुभकामनाएं।